शुभम, एक बार कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि विद्यालय खुलने के मायने क्या हैं। जैसा कि पांडु जी ने बताया कि आपको हम सभी को ये एक अंदाजा है कि बच्चों की स्थिति क्या है। अब आगे बात करते हैं इसके लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि किन 3 तरह की विशेष बातों पे ध्यान रखना है। तो हमें एज अ शिक्षक या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है, जिसके अंदर सबसे पहला है बच्चों की उपस्थिति। जब तक बच्चे स्कूल में रेगुलर आना नहीं शुरू करेंगे तब तक किसी भी तरह की गतिविधि, किसी भी तरह का हमारा जो रिलेशनशिप है बच्चे से वो नहीं डेवलप हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की उपस्थिति को हम स्टेबलाइज करें, अटेंडेंस को हम स्टेबलाइज करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादातर बच्चे स्कूल आए और ज्यादा से ज्यादातर बच्चे रेगुलरली स्कूल आए। रेगुलरिटी का यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके लिए कई तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि आप पहले से करते चले आए हैं और हमारा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप इसी को ही आगे बढ़ाते चले जाएं। जैसे कि अगर कोई बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ जगहों पर ज्यादातर बच्चे रहते हैं तो वहां पर एक होम विजिट जरूर करें। वहां पर जाकर बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबको एक बार जागरूक करें कि विद्यालय खुल गया है। वहां पर आकर के आप विद्यालय में बच्चों को इनवाइट करिए, पेरेंट्स को भी इनवाइट करिए। दूसरी बात है वो स्पेसिफिक बच्चे जो कि विद्यालय नहीं पहुंचे हैं उनको कॉल करके भी बुलाया जाए। तीसरा, आपके पास में प्रेरणा साथी हैं जो आपके साथ में आपके विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग लीजिए। और चौथी बात, आपके यहाँ पर जो भी ग्राम प्रधान है या जिस जिस भी तरह के एसएमसी के सदस्य हैं उन सबसे भी आप सपोर्ट लीजिए ताकि बच्चों की रेगुलरिटी बने। दूसरा जो हमारा फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। तो इस समय में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश हैं जो कि दिए गए हैं विभाग द्वारा। आप सभी से अनुरोध है कि इसे फॉलो करें। उसमें से 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। पहली बात, मास्क का अनिवार्य रूप पर सभी लोगों को पहना होना चाहिए। दूसरी बात, सभी बच्चों में और सभी शिक्षकों में आपस में जितनी भी आवश्यक दूरी जरूरी है वो जरूर मेंटेन की जाए। तीसरी बात, समय समय पर हाथ धोकर ही, अगर कुछ खाया जा रहा है तो हाथ धोकर हो। लगातार आप ऐसा समय बांधे जब सभी लोग अपना हैंड वॉश जरूर करें। अब तीसरा फोकस एरिया की बात करते हैं। तो तीसरा फोकस एरिया है, बच्चे हमारे पास में विद्यालय में पहुंच चुके हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं, पर उनके साथ में किस तरह की गतिविधियां की जाएं, क्या शैक्षणिक गतिविधियां की जानी चाहिए। तो बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स से, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स से, बीएसए से, बीओ से हमने बात किया है और उन सभी का ये कहना है, उन सभी के जो बातें निकल के आई हैं उससे हमने सोचा है कि 3 तरह की चीजें हैं जिन पर हमें कक्ष में बहुत अच्छे से फोकस करना है। पहला चीज, जो भी हम कक्षा में गतिविधियां करा रहे हैं उसमें रेमीडिएशन पर फोकस किया जाए। रेमीडिएशन, जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने भी आपको बताया, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके मायने क्या है। दूसरा चीज, जो भी बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन पे टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज या फिर उनसे रेमीडिएशन एक्टिविटी, सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी नहीं करना है, उनसे जुड़ाव की एक्टिविटीज, उनके मानसिक एवं भावनात्मक विकास की भी गतिविधियां हमें करना है। तीसरी बात यह है कि कक्षा 1 से 3 जो हमारे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो बुनियादी शिक्षा के जो मेन अंग हैं, जो कक्षा 1 से 3 के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में, क्योंकि ये बच्चे पहली बार लगभग विद्यालय आ रहे हैं, तो इनके साथ में विद्यालय की जुड़ाव की गतिविधियां करनी है। ये विद्यालय रेडीनेस एक्टिविटीज कहा जाता है इन्हें। तो ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि इन 3 तरह की चीजों को अगर हम करते हैं तो हम आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर सभी के सभी बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक विद्यालय रेडी बना पाएंगे। इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम। अभी हम जो कुछ हफ्तों के लिए जो भी गतिविधियां करेंगे, इससे बच्चे सेट हो जाएंगे इस तरह से कि आप उनके साथ में अच्छे से एकेडमिक एक्टिविटीज आरंभ कर सकते हैं।
तो उससे पहले अभी इन कुछ आने वाली जो हफ्ते हैं उनमें किस तरह की एक्टिविटीज की जानी है, स्कूल रेडीनेस, जो विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम हम कह रहे हैं, इसका क्या मायना है, कक्षा कक्ष के अंदर इसे कैसे करना है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो कक्षाओं के अंदर जो ये विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम चलना है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है जो प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है वो यहाँ मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो भी हम उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल लर्निंग पर जो भी करेंगे गतिविधियां, उसमें हमारा खासा फोकस होना चाहिए हिंदी और गणित के ऊपर। इसके अंदर जब हम गतिविधियां कर रहे हैं उसके अंदर ना ही सिर्फ हम बातचीत ओरल एक्टिविटीज करें, बट इसके अंदर अभ्यास एक्टिविटीज जरूर हो, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ना हो, बच्चे को बहुत सारा प्रैक्टिस का समय दिया जाए। इसके लिए कई तरह के अभ्यास पत्रक हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रश्नों को बोर्ड पर लिख सकते हैं, बच्चों की कॉपी पर लिखकर दे सकते हैं, पर बहुत सारा कार्य जो बच्चों के खुद से हाथ के करने का या फिर आपस में बच्चों के मिलकर के करने का या शिक्षक के साथ में मिलकर के करने का, उसमें अभ्यास कार्य बहुत ज्यादा हो। शिक्षक की तरफ से जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो कम हो। दूसरा चीज, सभी कक्षाओं के अंदर मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां जो हैं वो जरूर होना चाहिए कक्षा 1 से 8 के अंदर। पर कक्षा 1 से 3 के अंदर जो विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियां होती हैं, जिनको अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने भी अपने एक मॉड्यूल के विद्या विकास के मॉड्यूल के जरिए भी आप सबको बताया है। तो यदि आपने देखा है तो उसके अंदर कुछ तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे कि बच्चों का मोटर स्किल डेवलपमेंट, बच्चों का बेसिक ओरल डेवलपमेंट। तो उस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए कक्षा 1 से 3 तक के लिए जो भी एक्टिविटीज किया जाना है उन पर जरूर फोकस किया जाए। फिर उसके बाद तीसरी बात है कि जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं उसमें सिर्फ शिक्षण पे फोकस ना रहे, अलग अलग तरह की खेल गतिविधियां जरूर हो। लाइब्रेरी के अंदर किताबों को पढ़ने का मौका मिले, कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां जरूर की जाएं। इसके लिए कई तरह की जो आपके पास लाइब्रेरी बुक्स हैं वो तो अवेलेबल है ही, पर प्राइमरी स्तर पर कुछ सहज पुस्तिकाएं हैं जो कि बच्चों के स्तर के लिए हैं, उनको जरूर आप उपयोग करें। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पढ़ाई का स्तर ज्यादा होता है, पढ़ाई का बोझ भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि सुबह का 1 घंटा जो है वो हम उपचारात्मक शिक्षण पर फोकस करें, जिसके अंदर हिंदी और गणित पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ पर ऐसे बच्चों को छांटा जाए जो अभी हिंदी और गणित के अंदर बेसिक बुनियादी शिक्षा में भी कमजोर हैं, उनके ऊपर मूलभूत दक्षताओं पर आप गतिविधियां कराएं सुबह का 1 घंटा। फिर उसके बाद में जब आप एक्चुअल सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उसके अंदर भी सीधा सीधा टेक्स्ट बुक से पढ़ाना ना आरंभ करें। गणित और विज्ञान जैसे जो जटिल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी उपचारात्मक शिक्षण के लिए कुछ अभ्यास पत्रक हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, उन सबको कराया जाए। फिर तीसरा हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी के लिए जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए इनके साथ में भी कक्षा 6 से 8 के अंदर भी लाइब्रेरी का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी किताबें हैं जो कि विद्यालयों में अभी पहुंचाई गई हैं, उन सबका इस्तेमाल करें, बच्चों को खुद पढ़ने का मौका दें। आप अपने साथ में कुछ गतिविधियां कराएं, जैसे कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां, उसमें प्रश्न उत्तर करने की गतिविधियां, उसमें किसी तरह का स्किप करने की गतिविधियां कर सकते हैं। साथ ही साथ में इन बच्चों के साथ में भी मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां जरूर की जाएं। ओवरऑल जो हम कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी योजना बनाएं, अपने आधार पर, आपकी समझ के आधार पर, अपनी आवश्यक सामग्री के आधार पर जो आपके पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपनी गतिविधियां तैयार करें, अपनी दैनिक योजनाएं बनाएं। अब इसमें हमने दैनिक योजना के लिए एक प्रस्तावित योजना है जो आपके लिए बनाई है, तो इस प्रस्तावित योजना को हम समझते हैं। तो यहाँ पर ऐसा विद्यालय, सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालयों के अंदर यदि विद्यालय एक ही पाली में चल रहे हैं, यदि आपके पास में इतना स्पेस है कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठ सकते हैं, तो वहां पर पूरे दिन का गतिविधियां होगा। तो पूरे दिन की गतिविधियों में
कुछ समय का विभाजन किया गया है जो कि प्रस्तावित है, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला एक दैनिक योजना को हम समझ लेते हैं जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। इसके अंदर कुछ समय दिया गया है विद्यालय रेडीनेस की एक्टिविटी और मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां। इसमें यहाँ पर ये भी कहा गया है कि किस तरह आप एक्टिविटीज कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या उपलब्ध संसाधन है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो विद्यालय रेडीनेस और मानसिक एवं भावनात्मक विकास के लिए आपके पास में जो उपलब्ध संसाधन है उन्हें प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप किस तरह की गतिविधियां करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में बहुत सारे शिक्षकों ने अपने शिक्षक संकुल बैठकों में भी आपस में एक दूसरे से साझा किया है कि किस प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। आप सभी के एक्सपीरियंस में आपको भी पता होगा कि किस तरह की एक्टिविटीज की जा सकती है, बट इन पर कुछ समय का विभाजन यहाँ करके बताया गया कि इतना समय आप जरूर करें बच्चों के साथ में। फिर दूसरा चीज, भाषा पर उपचारात्मक शिक्षण के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। पहला चीज, जैसा कि हम कहते हैं हिंदी में अभ्यास करना जरूरी है बच्चों को। तो अभ्यास करने के लिए जो भी एक्टिविटी वो सीखते हैं उन्हें सिखाया एक दिन में शिक्षक की तरफ से कम जाए, पर उसके बाद में अभ्यास ज्यादा करने का मौका दिया जाए। तो उसके लिए भी उपलब्ध संसाधन है हमारे पास में। प्रेरणा पोर्टल पर कुछ अभ्यास पत्रिकाएं हैं जो कि अवेलेबल है। साथ ही साथ में आप सभी के पास में, जैसा कि आपको बताया भी गया है, पोस्टर और कॉन्वर्सेशन चार्ट्स हैं जो कि उपलब्ध हैं। कई शिक्षकों ने बहुत सुंदर गतिविधियां इस पे करना शुरू भी कर दिया है। फिर तीसरा चीज हम बात कर रहे हैं भाषा विकास के लिए कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां, जिसके अंदर एक होता है जिसमें आप गतिविधि सुनाएं, दूसरा होगा बच्चे साझा पठन करें, फिर उसके बाद में आपको अपनी कहानी सुनाएं, तीसरा होता है व्यक्तिगत पठन। तीनों तरह की एक्टिविटीज जो है लाइब्रेरी के समय में जरूर की जाए। इसके लिए कई तरह के संसाधन है जैसे सहज और लाइब्रेरी की किताबें। फिर उसके बाद में मिड डे मील का समय आएगा। फिर उसके बाद में आप अगला भाग जो है दिन का, उसमें गणित के उपचारात्मक शिक्षण पर फोकस कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके लिए कुछ अभ्यास पत्रिकाएं हैं। आपके पास में जो अवेलेबल टेक्स्ट बुक्स हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं, और इनको आप प्रेरणा पोर्टल से, जो पत्रिकाएं हैं इनको भी आप प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बच्चों को दें करने के लिए, उन्हें अभ्यास का समय ज्यादा दें। जो भी आप गतिविधियां कराएं उसके अंदर भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय खुद अभ्यास करने का दें। फिर आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, मैथ कार्ड, पोस्टर और जो मैथ किट हमने भेजा है जो आपके पास में सभी विद्यालयों में अभी लगभग पहुंच गया होगा, उनका उपयोग जरूर करिए बच्चों के साथ में खेल खेल में गणित की दक्षताएं हासिल करने के लिए। फिर साथ ही में कुछ सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे कि खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, इस तरह की एक्टिविटियां कर सकते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं, यदि विद्यालय आपके 2 पालियों में चल रहे हैं। अगर 2 पालियों में चल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आधा ग्रुप सुबह आ रहा है आपके पास में 3 घंटे के लिए और आधा ग्रुप बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर सेम बात लिखा है कि आपको सेम तरह की गतिविधियां करनी है, पर उसका समय जो है वो बस थोड़ा कम कर दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं हम उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बारे में। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जैसा कि हम पहले कह रहे थे, सुबह का 1 घंटा उपचारात्मक शिक्षण, जिसके अंदर हम ज्यादा फोकस करते हैं हिंदी और मैथ के ऊपर, और साथ ही साथ में मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियों पर। तो इन सब पर हमें कार्य करना है। इसके लिए भी कुछ संसाधन उपलब्ध हैं सभी शिक्षकों के लिए। तो वो प्रेरणा जी, तो हम बात कर रहे थे उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बारे में। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर भी जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, उपचारात्मक शिक्षण और मानसिक विकास एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर सुबह सुबह अवश्य समय बिताएं। अब इसके अंदर आप सुबह पहले बच्चों का स्वागत करें,
वार्म अप की कुछ गतिविधियां कराएं, जो प्रेयर का समय होता है उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में एक हेल्थ एंड हाइजीन चेक, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता चेक, इस पर जरूर काम करें। साथ ही साथ में हिंदी और मैथ्स के उपचारात्मक शिक्षण और मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियों के लिए भी कुछ गतिविधियां, उनके लेसन प्लान, शिक्षण योजनाएं और अभ्यास पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अवेलेबल कराए गए हैं। दूसरा चीज, हम बात कर रहे हैं गणित और विज्ञान के लिए आपके पास में कुछ समय रहेगा। गणित और विज्ञान के अंदर भी, जैसा कि हमने पहले भी बताया, सीधा सीधा हमें टेक्स्ट बुक पर अगर हम कार्य करना शुरू करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम पहले उसमें भी उपचारात्मक शिक्षण की तरफ बढ़े। उसके लिए कुछ आसान कॉम्पिटेंसीज को पकड़कर कुछ अभ्यास पत्रिकाएं हैं जिन्हें बनाया गया है, और ये एससीईआरटी द्वारा आप सभी को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें साथ ही साथ में आप टेक्स्ट बुक का उपयोग कर सकते हैं और बच्चों की मदद से, बच्चों को इन सब की मदद से इन दक्षताओं को हासिल करवा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे इसमें सहज होने लगेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर टेक्स्ट बुक की जो गतिविधियां हैं उन्हें शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अंग्रेजी पे काम कर सकते हैं। अंग्रेजी पे काम करने के लिए भी अलग अलग तरह की गतिविधियां, यहाँ पर भी हमें टेक्स्ट बुक पर फोकस ना कर टेक्स्ट बुक की सहायता लेकर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना दक्षताएं हासिल करने पर। टेक्स्ट बुक की मदद से आप गतिविधियां करें, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा मौखिक विकास के कार्य करें, डिक्टेशन करें, रीडिंग की प्रैक्टिस कराएं, ग्रामर पे काम करें। तो यहाँ पर फोकस होना चाहिए दक्षताओं पे, ना कि सिर्फ और सिर्फ हमें चैप्टर पे चैप्टर खत्म करना हो। फिर तीसरा हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, इसमें भी आपको समय बिताना है। सभी बच्चों को इनफ टाइम देना है। कहानी सुनने की गतिविधियां, कहानी पढ़ने की गतिविधियां, खुद से पढ़ने की, साझा पठन करने की, हर तरह की। इसके लिए भी आप सभी के पास में बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी किताबें हैं जो कि अभी रिसेंटली आपके पास में भेजी गई हैं। फिर उसके बाद में आखिरी में कुछ सह पाठ्यक्रम की गतिविधियां भी करना चाहिए, जिसके अंदर खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, इस तरह की एक्टिविटी आप करें। अब यही सेम अगर विद्यालय आपके 2 पाली में चल रहे हैं, तो 2 पाली में चलते हैं तो इसका मतलब यही है कि बच्चे आधे दिन के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका पहला बैच आधा दिन सुबह बैठा है और आधा बैच दोपहर को है। तो उस समय में फिर दोबारा आपके पास में अगर आधे दिन का समय है बच्चों के साथ, तो सेम गतिविधियां करें, पर उसकी समय सीमा को कम कर दें। ये सभी कुछ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी तक साझा कर दिया जाएगा। इसे प्रेरणा पोर्टल पर भी डाल दिया गया है, आप वहां पर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही में मैं इस सेक्शन को खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि ये सभी की सभी गतिविधियां जो हैं, आप सभी को अपने अनुसार, अपनी आवश्यक सामग्री के अनुसार, आपके अपने सहजता, बच्चों की सहजता के अनुसार प्लान करनी है। ये सब कुछ